अध्यक्ष महोदय, आज इस सभागार में मां भारती का नमन कर मेरे संसदीय क्षेत्र के हर एक नागरिक का आभार व्यक्त कर मैं भारत के नव भारत के निर्माण की सृजन की सबसे सशक्त नींव नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस सदन में सर्वप्रथम प्रणाम करती हूं और विशेषतः देश के प्रधान सेवक का वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। कल की तारीख जब ये अधिनियम आदरणीय कानून मंत्री ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, न सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि इस नए भवन में नए संकल्पों के साथ हम सबने प्रवेश किया, साथ ही एक पुनीत समय गणेशोत्सव के पुण्य अवसर पर हमने नए भवन में प्रवेश कर विघ्नहर्ता को प्रणाम किया। लेकिन अगर विघ्नहर्ता के सृजन की, आराधना की मूल भावना को देखें तो गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अपनी मां के हाथों से सृजित है और मां के प्रण ने, मां की तपस्या ने गणपति जी में प्राण दिए, यह उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारी सभ्यता में यह भी मान्यता है कि नव भवन में जब प्रवेश होता है तो पहला पैर, पथ पर पहला आगमन घर की लक्ष्मी का होता है। कई समाज के वर्गों में भवन के बाहर घर की लक्ष्मी अपने हाथ की अमिट छाप छोड़ती है और कई परिवारों में पैरों के नीचे आलता लगाकर बेटियों का सबसे पहला कदम ऐसे भवनों में रखा जाता है। और अगर संविधान की मर्यादा की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषतः आभार व्यक्त करती हूं। आज चर्चा में कई महानुभावों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया और साथ ही आदरणीय देवी गौड़ा जी को भी आभार वंदन किया। ये भी सत्य है कि मुझसे पूर्व की वक्ता ने राष्ट्र को जब गुलामी से स्वतंत्रता मिली तब क्या महिलाओं की परिस्थिति थी उसका उल्लेख किया कि हां, तब भी जब देश आजाद हुआ तब भी कई प्रदेशों की साधारण परिवारों की महिलाओं ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षित करें, लेकिन तब साधारण परिवारों की वो महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, जो दूरदर्शी थी, जानती थी कि साधारण वंचित समाजों की महिलाओं को अगर मौका अनोखे ढंग से संविधान की मर्यादा में ना दिया गया तो शायद आगामी वर्षों में महिलाओं के लिए एक चुनौती बन जाएगा। आज मैं उन महिलाओं की दूरदर्शी सोच को वंदन करती हूं। महोदय, 1971 में तब की सरकार में एक कमेटी का गठन हुआ ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, और आज मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं 1974 में जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को साझा किया तो उसके 7वें चैप्टर में पॉलिटिकल स्टेटस के वर्णन में ये इंगित है कि तब भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को
कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। दे वर द एडवोकेट्स फॉर विमेन्स रिजर्वेशन। आज जनसंघ के उन नेताओं को, उन चिंतकों को मैं आभार व्यक्त करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान की मर्यादा में अपने राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकूं। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि इस राष्ट्र में अपने संगठन में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। ये भी कहना सत्य होगा कि व्यवस्थाओं को किस दृष्टि से संगठन में सम्मिलित करना, इसके लिए साल 2007 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंतर्गत तब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के हमारी कैबिनेट के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कमेटी का गठन किया। ये सौभाग्य है मेरा कि उस कमेटी में आज 2 सदस्य वर्तमान इस सदन में उपस्थित हैं। आज उस कमेटी जिसकी अध्यक्षता श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने की, आज उस कमेटी की एक और सदस्य जिनका देहांत हो चुका है, किरण माहेश्वरी जी, और जो संगठन में आध्यात्म की दृष्टि से मेरे मार्गदर्शक रहे, ऐसे श्रद्धेय बाल आपटे जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके योगदान के लिए उनको नमन करती हूं। यह भी उचित होगा अध्यक्ष जी कहना कि उस कमेटी में नजमा हिप्तुल्ला जी थी, उनका आभार वंदन करती हूं। सुमित्रा महाजन जी थी, जिन्होंने बार बार लगातार अपनी पुण्य भूमि से, इंदौर से चुनाव जीतकर हम सबका गौरव बढ़ाया। उन्होंने स्पीकर की भूमिका में महिलाओं का राष्ट्र भर में गौरव बढ़ाया। मैं ताई की अनुपस्थिति में ताई को प्रणाम करती हूं। और कमेटी में 2 और महानुभाव थे जो विद्यमान है वर्तमान के सदन में, जिन्होंने महिला आरक्षण भाजपा के संगठन में कैसा हो उसको सुनिश्चित किया, जो आज मोदी सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय किशन रेड्डी जी और किरण रिजिजू जी। मैं आपको भी आभार व्यक्त करती हूं। महोदय, they say success has many fathers and failure has none। और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये कथन कि अभी क्यों नहीं, और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। तो महोदय, ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें, और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ।
अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 3rd जनरल इलेक्शंस। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82, ये किताब नहीं है संविधान का, मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82, और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. तो क्या ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में, उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? That is my humble suggestion and submission. फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से महोदय आग्रह करना चाहती हूं कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं, और इसीलिए हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है,
उस भ्रम में ना फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है। जो आज इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महिला के साथ विधानसभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है। ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी ना करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी। जो जानना चाहते हैं साफ साफ क्या बोलना चाह रही हूं, वो ये कि राष्ट्र सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन देती है। राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। महोदय, आज जिन लोगों ने इसको जुमला कहा और कहा कि हम चिट्ठियां लिख रहे थे इसलिए काम हुआ, कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार में प्रधान सेवक ऐसा कि इतने विराट दिल का कि आप उनके साथ पक्षपात करते रहे। जब आपके साथ सत्ता थी आप बार बार उनका अनादर अपमान करते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर आपके हर कम्युनिकेशन को पढ़ा, आपसे चर्चा की। मैं स्तब्ध हूं कि आज जिन लोगों ने व्याख्यान किया महिला सशक्तिकरण का, वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कब का ये गुलिस्तां हो चुका होता और हम जो साल 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेवा के लिए अनुग्रहित भाव से इस सदन में आए, हमने तब से लेकर अब तक महिला उत्थान के लिए विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए। इस सदन में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, इस सदन में महिला को किस प्रकार से घर दिलवाया उसकी बात हुई, लेकिन महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एकमात्र टर्म से संबंधित, योजना से संबंधित संकल्प नहीं। जब से उन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्र की, प्रदेश की अपनी सेवा करने का मौका मिला, तब से उन्होंने कहा कि मातृशक्ति गवर्नेंस का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से प्रदेश और देश विकसित हो पाएगा। उसके आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहती हूं। एक, साल 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने जेंडर इक्विटी की पॉलिसी बनाई, लेकिन मात्र पॉलिसी तक सीमित नहीं रहे, अपने 10 अलग अलग विभागों के माध्यम से उन्होंने जेंडर बजट को भी प्रस्तुत किया। और जो आज कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे की बात ये कि जब उनकी सरकार थी तो जेंडर बजट की दृष्टिकोण से साल 2013-14 का आंकड़ा था 90,000 करोड़ और मोदी की सरकार में 23-24 का जेंडर बजट अगर आप देखें तो वो है 2,23,000 करोड़। ये मुद्दे की बात पर आना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ड्रॉप आउट रेट 18% था, प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ड्रॉप आउट रेट 1% हुआ और आज प्रधानमंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अलग से फंड का, जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कहते हैं मुद्दे पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ई ममता एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि गर्भवती माताएं, बच्चे उसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था से उनका बेनिफिट ट्रैक हो सके, कौन वंचित है उस तक हम पहुंच सके। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पोषण ट्रैकर के माध्यम से देश के 7.5 करोड़ बच्चे और 2.5 करोड़ महिलाओं को पोषण अभियान के माध्यम से डिजिटली सेवा पहुंचाई जाती है। ये कहते हैं मुद्दे की बात पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने मां वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जहां महिलाओं को लगभग 1.5 लाख रुपए के माध्यम से, जिनकी एनुअल इनकम थी, उनको 4 लाख से ज्यादा की मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी व्यवस्थाओं में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज आयुष्मान भारत योजना के चलते 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को सुविधा, 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में, 1,60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देने वाली सरकार मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मात्र आज एक चुनावी मुद्दा है, उनसे कहना चाहती हूं, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए राष्ट्र के नवनिर्माण में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, हर विषय पर, जीएसटी पर भी न सिर्फ व्यवधान किया बल्कि व्यवधान के बाद जब इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया तो आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देते गए, कोर्ट में भी हारे, पीपल्स कोर्ट में भी हारे। इस बार लोग कहते हैं कि 27 साल नहीं, अगर आप जनसंघ की पृष्ठभूमि देखें तो 1974 से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार कहा कि आप संवैधानिक ढांचे की मर्यादा में महिला का आरक्षण गारंटी करें। मोदी आज इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो वंचित है वो अधिकार गारंटी कर रही हैं। और इसीलिए पूरे सदन से विनम्र आग्रह है कि एक साइंटिफिक पद्धति से संविधान का संरक्षण करते हुए जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, वाकई में अगर आपकी रुचि महिला को पॉलिटिकली सशक्त करने की है तो आप इस अधिनियम का समर्थन करें। अंत में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्यों में यह भी कहा कि आप रैंकिंग देख लीजिए। मैं उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं महोदय। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वो महिला जो भारत की पंचायतों से जीत कर आती है, उस महिला का न सम्मान होता है न उसकी गणना होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में वो महिला जो विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर आती है, उस महिला की भी गणना नहीं होती, उसकी भी गिनती नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जो महिला लोकसभा में, राज्यसभा में चुनकर आती है, उसकी भी गणना नहीं करते। वर्षों वर्ष से चला आ रहा था सिलसिला। मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनसे जवाब दिया कि हां, अब हम हिंदुस्तान की
पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधानसभा में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे. वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम for you to step up in the opposition and not mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Dhanyavad. Thank you. Shri A.M. Arif ji. Arif ji. No, he's not there. No? Arif. A.M. Arif. Yeah. Sir, thank you, Speaker, sir. Sir. Arif ji. She's not the concerned minister. Arif ji, please. Keep the house in order, sir. Sir, keep the house in order. Please be seated. Yeah, Honorable Minister. Since the she's clarification has been sought sit and down, as my she's senior colleague has again brought to the notice of the Honorable Senior Member, what I speak, sir, is on record, available for you to verify. What is indeed saddening is that you didn't know the facts to begin with.